अबे यार, ऐसे तो आजकल तुम प्रीमियम लाइव इवेंट वाले शोज नहीं करवाते जैसा तुमने मेडिसन स्क्वायर गार्डन से मंडे नाइट रॉ का एपिसोड दे दिया, क्योंकि शो पर आज हुआ जॉन सीना का आखिरी मंडे नाइट रॉ का मैच और साथ में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ करने वाले हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ शो ही ऐसा डिलीवर किया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं जॉन सीना, जो कि उनकी आज मंडे नाइट रॉ पर आखिरी अपीयरेंस होने वाली थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। जॉन सीना की एंट्री बहुत ज्यादा कूल लग रही थी, क्राउड का रिएक्शन उस पर इस लेवल का था कि उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तो गार्डन का क्राउड है, ऊपर से उन्हें पता है कि ये लास्ट टाइम जॉन सीना आ रहा है। जॉन सीना भी खुद बहुत ज्यादा शॉक में थे कि ये किस तरीके का रिएक्शन मुझे मिल रहा है। और उसके बाद जॉन सीना उसी तरीके से आगे प्रोग्रेस करते हुए बोलते हैं कि देखो, ये न्यूयॉर्क सिटी है, ये या तो करियर बना देती है या बिल्कुल बर्बाद कर देती है। वो न्यूयॉर्क सिटी को थैंक यू बोलते हैं, द चैंप इज हियर करके अपना वो जो एंथुजियाज्म है वो भी जॉन सीना ने दिखा और कहते हैं कि आज ये जो एंथुजियाज्म है वो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि मेरी लास्ट नाइट होने वाली है और मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अब डिस्कस करने वाला हूं, तो मुझे एक सेकंड चाहिए। जैसे ही जॉन सीना ऐसे बोल रहे होते हैं तभी थीम सॉन्ग हिट होता है डोमिनिक मिस्टीरियो का। यहां से अभी जो उनकी स्टोर लाइन चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू उसी को दिखाना चाह रही थी और डोमिनिक मिस्टीरियो ने आके पता है क्या बोला, कहता है कि कोई भी सुनना नहीं चाहता जॉन सीना कि तुझे क्या कहना है। अबे भाई, उसे ही सब लोग सुनना चाहते हैं, इतने डिलुलु में नहीं रहना होता। डोमिनिक कहते हैं कि तुझे सब कुछ ही मिल गया ना डब्ल्यूडब्ल्यू में, जैसे तुझे टाइटल मैच भी मिल गया, लेकिन मैंने हर किसी चीज के लिए मेहनत करी है। यार देखो डोमिनिक, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके नाम के पीछे मिस्टीरियो है, तो आपकी तरफ से तो ये बात देखो नहीं आनी चाहिए थी। इसके बाद वो सिंपल बोलते हैं कि मुझे रीमैच चाहिए। जॉनसन कहते हैं अच्छा रीमैच चाहिए तो ठीक है, तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है तो भैया मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जॉन सीना ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर वो क्राउड से भी पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें मैच चाहिए, ऐसे जो हाइप करते हैं जॉन सीना कि जैसे कि वही इंट्रोड्यूस जैसे इंट्रोडक्शन ही कर देते हैं वो तो पूरा कि अच्छा इसका मैच इससे ऐसे करके। वो जॉन सीना का हमेशा ही कूल लगता है, बट सैडली अब ज्यादा ही सुनने को हमें मिलेगा नहीं। अब इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने बिल्कुल वो एक हील बंदे की तरह बोलते हुए मना कर दिया उस पर। कहते हैं कि सब कुछ देख जॉन सीना, मैं तेरे हिसाब से कर चुका हूं, अब मैं इसको मेरे तरीके से करूंगा। मेरे होम टाउन में मुझे मैच चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और वो बात कर रहे होते हैं सर्वाइवर सीरीज में इसको करने की। जिसके बाद ना क्राउड ने वहां पे शट द एफ अप के चैंट भी लगाए, तो इस पे जॉन सीना ने पता है क्या बोला, कहते नेटफ्लिक्स वालों सेंसर मत करना, क्योंकि यहां पे ये बोल रहा है चौको फन कप, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया कि ताकि नेटफ्लिक्स वाले उसको बीप ना करें, उसको सेंसर ना करें। तो फिर मैच के इस चैलेंज को एक्सेप्ट उन्होंने कर ही लिया था। सर्वाइवर सीरीज में मैच होगा जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन जॉन सीना ये कहते हैं कि यार एक प्रॉब्लम है, मैं पहले से ही बोल के आया हूं कि मेरा मैच होने वाला है मंडे नाइट रॉ में, तो उसको भी अब देखना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को भूल के इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे फोकस हटा के अभी इन लोगों के ऊपर फोकस करते हैं कि इनके साथ मैच चाहिए। इतने में क्या होता है, जो फिन बैलर और जेडी मैकडोना है वो निकल के आ जाते हैं और डोमिनिक कहते हैं कि देख तुझे तेरा मैच तो नहीं मिलेगा, लेकिन तेरी पिछवाड़ा तोड़ाई जरूर मिलेगी। तो इसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे जॉन सीना की पिटाई होने वाली है, लेकिन शेमस निकल के आते हैं, रे मिस्टीरियो निकल के आते हैं और यहां पे एक 6 मैन टैग टीम मैच ऑफिशियल हो जाता है जॉन सीना, रे मिस्टीरियो एंड शेमस वर्सेस ये जजमेंट डे वाली टीम के बीच में। अभी आपको लगेगा कि यार ये जॉन सीना का फेवरेट मैच है या फिर ये 6 मैन टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ पे किया, उस मुद्दे के ऊपर भी अभी आएंगे। लेकिन इस मैच की बात करें तो देखो सारा फोकस, सारी जो अटेंशन है वो जॉन सीना के ऊपर थी, क्योंकि भाई उनका वो लास्ट मैच है, हॉट टैग उनको मिलता है, 5 नकल शफल हमने देखा और उसके बाद एक पूरा सीक्वेंस था जब उनको मून सॉल्ट भी पड़ा, उनको कुर्डग्रास भी पड़ा, उसके बाद स्प्लैश भी पड़ता है डोमिनिक का, लेकिन रे मिस्टीरियो और शेमस दोनों ने आके पिन ब्रेक कर दिया। और उसके बाद हमने 10 बीट्स शेमस की देखी जो कि तीनों ने बजाई, और उसमें जरा आप रे मिस्टीरियो को देखना क्योंकि हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो फिर मतलब उनके कंपैरिजन में छोटी है, तो वो मिड रो पे चढ़ के शेमस की तरह बीट्स लगा रहे थे। उसके बाद हमने तीनों बंदों की तरफ से 5 नकल शफल भी देखा। ये मूवमेंट सबको याद रहने वाला है आने वाले सालों सालों तक कि आखिरी मंडे नाइट रॉ पे जॉन सीना ने क्या किया था। इसके बाद हमने डबल 619 देखा, ब्रू किक देखी और सीना ने अपना ए फिनिशर हिट करके ये मैच जीत लिया। और मैच जीतते ही जरा जॉन सीना की खुशी देखना, बंदा लिटरली उछला है और उसके बाद जाते जाते भी रे मिस्टीरियो जो है जॉन सीना के कंधों पर ही चढ़े हुए थे एंड एंड में जाके वो पोज भी करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। अब देखो ये फेवरेट मैच जॉन सीना ने जो बोला था ट्विटर पे, आई थिंक उनका कहने का मतलब ये था कि उनका आखिरी मंडे नाइट रॉ का मैच है तो ऑब्वियसली उनका फेवरेट भी होने वाला है। मैं यहां पे देखो जीरो कमी निकालने वाला हूं कि मैच
ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, 6 मैन टैग टीम मैच क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने जेन्युइनली इस पूरे सीक्वेंस को, पूरे सिनेरियो को एंजॉय किया। कोई बड़ा मैच भी WWE कर सकती थी, लेकिन देखो जो हुआ मंडे नाइट रॉ में, मैं उससे भी फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। और वैसे भी ये मंडे नाइट रॉ की आखिरी अपीयरेंस थी जॉन सीना की, तो मैं कोई कंप्लेन नहीं करने वाला कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। मैंने इस चीज को पूरा एंजॉय किया। और अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करो, रिव्यू को, तो भाई वीडियो इसको जरा लाइक्स भी कर दिया करो। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है निक ऑल्डेस और एडम पियर्स का। वो ड्रू मैकिंटायर कैसे आगे वॉर गेम्स में उसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी पॉल हेमन निकल के आते हैं और पीछे ना वो पोस्टर लगे होते हैं सर्वाइवर सीरीज और रेसलमेनिया के। कहते हैं दोनों ही पोस्टर कितने बढ़िया लग रहे हैं, और वो कह सकते हो सरकास्टिक तरीके से अपोलोजाइज करते हैं निक ऑल्डेस और एडम पियर्स, लेकिन कहते हैं देखो मैं ड्रू मैकिंटायर को लेके आया, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर था, और अगर तुमको ड्रू मैकिंटायर के आने से प्रॉब्लम हो गई है ना, तो इसमें जरा देखो अगला नाम कौन होने वाला है इस वॉर गेम्स वाले मैच पे। उसके बाद पॉल हेमन चले जाते हैं, और जब निक ऑल्डेस और एडम पियर्स उसे खोल के देखा, मैं समझ गया था कि भाई एक लंबी सांस दोनों के दोनों बंदे लेने वाले हैं, और वही चीज उन्होंने करी। तो ऐसे करके WWE ने हम फैंस को थोड़ा एक्साइटमेंट में डाल दिया कि अब वो कौन होने वाला है पांचवा बंदा जो कि पॉल हेमन की इस टीम में आने वाला है वॉर गेम्स के लिए। इसके बाद शो पर एक सेगमेंट था जहां पे स्टेफनी वकैर और निकी बेला की स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस कर रहे थे। स्टेफनी वकैर को आके अपना थोड़ा ओपिनियन देना था, जो निकी बेला ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन दोबारा से एंट्रेंस पर ही एक बार, मतलब दोबारा से मतलब एक बार और अटैक कर दिया, लेकिन इस बार एंट्रेंस पर ही कर दिया निकी बेला ने उनके ऊपर, और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं साइड किक बनने के लिए आई थी, बस यहाँ पे ये विमेंस डिवीजन मैंने चेंज किया है और अब दोबारा से मैं वही काम करने के लिए आई हूं। तो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है स्टेफनी और निकी बेला की स्टोरी लाइन में। और सही बताऊं तो निकी बेला एज हील ही बढ़िया लगती है। एक तो जब से वो स्टेफनी मैकमैन और ब्री बेला निकी बेला वाली स्टोरी लाइन हुई है, उसके बाद से मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुई निकी बेला एज अ फेस सुपरस्टार। इसके बाद शो पर एक मिस्ट्री अपोनेंट आना था, और ये जॉन सीना के लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का ही पार्ट था। सोलो सिकोवा के अगेंस्ट एक बंदा निकल के आने वाला था, और मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई उस बंदे का म्यूजिक सुनते हुए WWE में एक बार फिर से, जो कि सोलो सिकोवा का जो अपोनेंट था, क्योंकि ये नाम कोई और नहीं बल्कि निक नेमेथ, जिनको हम WWE में जानते हैं डॉल्फ जिगलर के नाम से, वो आते हैं। क्राउड ने बहुत अच्छा उसके ऊपर पॉप भी दिया, जो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैच ही प्रोग्रेस करता है। शुरू में डोमिनेट भी किया जिगलर ने, लेकिन देखो ये बात पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है आपको WWE का, तो फिर आपका मैच का फिनिश शायद वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो। आज जिस तरीके से सोलो सिकोवा की स्पाइक के ऊपर सेल किया ना डॉल्फ जिगलर ने, अगर आप ये बोलते हो कि सोलो सिकोवा की स्पाइक बेकार है, तो स्पाइक तो वो जैसी है वैसी है, उस पर अगर इस तरीके का सेल कोई बंदा कर देता है ना भाई, वो उस मूव को WWE का सबसे खतरनाक मूव दिखा सकता है, और वो चीज डॉल्फ जिगलर ने करी, और इसीलिए ग्रेटेस्ट सेलर्स में से एक मानते हैं डॉल्फ जिगलर को। जब भी इस डिस्कशन को हम लोग करते हैं कि कौन कितना अच्छा सेल करता है, जिगजैग के ऊपर हमने किकआउट भी देखा, और जिगजैग के ऊपर क्राउड का रिएक्शन भी बहुत मस्त था, लेकिन ऑब्वियसली मैच जो है सोलो सिकोवा को ही जीतना था, वो ये मैच जीत गए हैं। थोड़े अरमान तो जग गए थे कि डॉल्फ जिगलर आए हैं, और जॉन सीना जिगलर इनकी भी हिस्ट्री तो है ही, तो क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन वैसे WWE ने किया नहीं है। बहुत ज्यादा कंप्लेन यहाँ पे भी नहीं कर सकते। जिगलर को हमने आज मंडे नाइट रॉ में देखा है, वही अपने आप में खुशी की बात है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट सेगमेंट आता है। एलेक्सा ब्लिस आके शार्लेट फेयर के बारे में बात कर रही होती है कि इसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। हाँ, मुझे पता है हम टाइटल्स हार गए थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि धोखा दे देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आज एक पूरा प्रोमो दिया एलेक्सा ब्लिस को, जो कि मेरे को अचानक से 2017-16 के टाइम में ले गया, जब ऐसे प्रोमो सेगमेंट एलेक्सा ब्लिस को भी मिला करते थे। वरना तो ऐसा लग रहा है कि एलेक्सा ब्लिस पता नहीं अपने आप में कहीं खोई हुई सी है। तो ऐसे प्रोमो सेगमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके बाद आस्का, कायरी सेन, लैश, लेजेंड और नाया जैक्स निकल के आती हैं, और आज आस्का ने बा कबा वो फिर से बोला, और बहुत टाइम पहले वो प्रोमोज भी बोलती है, जो कि सुनने में उनके मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगता है। नाया जैक्स कहते हैं आज तो अकेली है, तेरे फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड मैं हूं, तो मैं समझ सकती हूँ कि उसने तुझे क्यों छोड़ा, आज तुझे कोई भी नहीं बचाने वाला। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिया रिप्ली और ईओ स्काई निकल के आती हैं। उसके बाद शार्लेट फेयर भी आई, और कैंडो स्टिक से उन्होंने मारा ऐसे कि अपनी बंदी की तो उन्होंने हेल्प करी, अपनी पूरी टीम की भी हेल्प करी, और अचानक से ऐसा लग रहा है कि ओ शार्लेट फेयर क्या गुड टर्म्स पर ही है, या फिर कोई WWE ऐसा प्लान नहीं कर रही। तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो है मामला सब कुछ प्यार से निपटा है। इसके बाद शो पर आता है एक ऐसा मैच जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट के साथ आता है, या फिर हमको अपसेट कर देता है, और इस बारे में रिव्यू में ही आई थिंक हमने डिस्कस तो किया था। मैच था बेकी लिंच वर्सेस मैगजीन के बीच में विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। FU बेकी लिंच के यहाँ पे चैंट लग रहे हैं। डिसआर्मर से एस्केप कर लिया है मैगजीन ने, एंकल लॉक में ऐसा फंसाया कि लगा कि टैप आउट कर देंगी बेकी लिंच, और उसके बाद मैन हैंडल स्लैम के ऊपर भी रोप ब्रेक किया मैगजीन ने, जो कि बता रहा था कि आज कुछ अलग ही होने वाला है शायद इस मैच में। और थोड़ी अपनी हील टैक्टिक का यूज करती है बेकी लिंच, वो टर्नबकल से वो जो पैड है उसको निकाल रही थी, एंड गेस व्हाट, यहाँ पे एक थीम सॉन्ग प्ले होता है जो कि अब दुश्मनी और ज्यादा बढ़ाने वाला है
इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, क्योंकि ये नाम कोई और नहीं बल्कि एजे ली का था। एजे ली का म्यूजिक हिट हुआ भाई, सारा क्राउड भी बहुत ज्यादा खुश है और ये डिस्ट्रैक्शन इनफ थी इस मैच में बेकी लिंच के पास से वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद क्रॉस बॉडी लगा के बहुत ही ऐसे जल्दी जल्दी में उन्होंने पिन कर दिया बेकी लिंच को और हमें मिल चुकी है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नई वाली मैक्जीन डुप्री तो नाम नहीं है, तो ये तो भाई शॉकिंग ही हो गया, क्योंकि भाई मतलब मैक्जीन को कोई सीरियसली नहीं लेता था और आज उन्होंने बेकी लिंच को हरा दिया, जिसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है और मैं कह रहा था कि क्या WWE ट्रिगर पुल कर सकती है और उन्होंने वो चीज कर दी है, क्योंकि इससे ये स्टोरी लाइन और इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि अब एजे ली और बेकी लिंच का भी आपस में थोड़ा तगड़ा वाला ही जो गुस्सा है वो भड़केगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनकी वजह से वो जो टाइटल है वो गया। तो WWE ने वेट किया लेकिन एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी वो निकाल रहे थे शायद एजे ली को लाने के लिए, और उसके बाद हमने बैक स्टेज सेगमेंट भी देखा जहाँ पे उनसे पूछते हैं कि अब तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्या है, तो वो कहते हैं देखो वैसे तो मैं अपनी पतिदेव की मदद करने के लिए ही आई थी, लेकिन अब मुझे ये बेकी लिंच ने जो चुल करी उसके बाद लगा कि शायद इस फट्टे में पड़ना चाहिए, और उसके बाद रिया रिप्ली उनको साइड में लेके जाते हैं कि एक सेकंड मिलेगा तुम्हारा, उसके बाद कंधों पे हाथ रख के दोनों महिलाएं वहां से जाती हैं। तो अब ऑब्वियसली ये हिंट किया जा रहा है विमेंस वॉर गेम्स वाले मैच की तरफ, जो कि हमने स्पेकुलेशंस और रूमर्स में वैसे भी बहुत ज्यादा सुन लिया है। इसके बाद शो पर आता है द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का मैच, जो कि था गुंथर वर्सेस जवान के बीच में। आज गुंथर वापस आ रहे थे, जवान को इसमें बिल्कुल बहुत बड़े अंडरडॉग की तरह दिखाया जा रहा, पूरी जान लगा दी जवान ने इस मैच में गुंथर को हराने के लिए। ह्यूमिलिएट करना गुंथर के मैचेस में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो करते भी और कहते हैं ये बंदा लड़ेगा मेरे सामने। जवान ने फाइट बैक करी, कटर लगाया, आउटसाइड जो वो कूद मारते हैं और उसके बाद जो वो स्प्लैश भी लगाते हैं, जैसे मॉन्टेस फोर्ड का स्प्लैश बहुत बढ़िया लगता है वैसे ही जवान के लिए भी है, लेकिन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने किकआउट कर दिया और एंड में पावर बम लगाते हैं, उसके ऊपर जवान ने भी किकआउट कर दिया। तो एक अपना पहला जो इंप्रेशन है जवान उन्होंने बहुत अच्छा मारा है, मतलब एक जैसे ही उनको गुंथर जैसे बंदे के साथ सामने रखते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा कितना आगे तक जा सकता है, तो वो इंप्रेशन उनका बहुत अच्छा था। लेकिन एंड में भाई वो ये स्लीपर होल्ड में फंसाया, एक दो बार तो निकलने की कोशिश करी जवान ने, लेकिन फिर एंड में कुछ हुआ नहीं और ये जो मैच है वो गुंथर जीत चुके हैं और अब आगे उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। और कहा भी जा रहा है कि शायद इस मैच में ये लास्ट टाइम इस टूर्नामेंट का जो विनर है वो गुंथर होंगे। तो भाई फिलहाल जो पहला इंपैक्ट है वो तो उनका बहुत अच्छा था। अब आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे फेस टू फेस होने वाला था ये मेंस वॉर गेम्स वाले मैच के सारे पार्टिसिपेंट का। और देखो अब मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल होती है शोज़ को 5 स्टार रेट करने में, क्योंकि आज के शो को मैं 5 स्टार रेट करूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको ऐसे शोज़ डिलीवर करने होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल बात भी आपके लिए होनी नहीं चाहिए। अब क्या होता है, पॉल हेमन आते हैं और वो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्रू मैकिंटायर को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगन पॉल को करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को करते हैं, ब्रॉनसन रीड को करते हैं, हर किसी को अलग अलग करते हैं और कहते हैं कि देखो वॉर गेम्स वाली टीम ऐसे पहले भी बन चुकी है, मैं बना चुका हूँ, लेकिन ये मेरे पास ग्रेटेस्ट पूल है जो कि वॉर गेम्स में उतरने वाला है। तो अपनी टीम की वो बड़ाई कर रहे थे, इतने में थीम सॉन्ग प्ले होता है सीएम पंक का, उसके बाद जे ऊसो का, साथ में जिमी ऊसो भी साथ में निकल के आ रहे हैं। भाई ऊसोस का म्यूजिक भी आप चला सकते हो, कोई ऐसी बुरी बात है नहीं। उसके बाद कोडी रोड्स का भी म्यूजिक प्ले होता है। तो अब इन्होंने बिल्कुल वही इक्वेशन बना दी कि तुम 4 बंदे हो तो हम भी यहाँ पे 4 बंदे हैं जो कि तुम्हारी घेराबंदी करने वाले हैं, और 8 के 8 लोगों ने वहां पर लड़ाई करना शुरू कर दिया। मौका पाके पॉल हेमन बिल्कुल साइड से सरक जाते हैं और फिर जो सेंटर स्टेज है वो आता है सीएम पंक के ऊपर, जब उन्होंने बुलडॉग अपना जो मूव है कॉर्नर से जो वो लेके जाते हैं वो हिट किया। अब तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है वो वाला जिसको सुनने के लिए हम फैंस भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये थे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। एक ऑरा कुछ अलग ही है ब्रॉक लेसनर का जब भी अपनी एंट्रेंस करता है, लार्जर देन लाइफ, जो आजकल हमें सुपरस्टार्स में चीजें फील नहीं होती वो इस लेवल के सुपरस्टार्स करवा पाते हैं। ब्रॉक लेसनर आते हैं और सीएम पंक के मतलब इन्होंने भी वो पूरा एक मूवमेंट दिया कि अगर बीच में सीएम पंक है तो हम ब्रॉक लेसनर को लेके आएंगे। ब्रॉक लेसनर आते हैं, भाई ब्रॉक लेसनर जब आता है ना तो मार पिटाई के मूड से ही आता है। वो आते हैं, सबसे पहले उन्होंने सुप्लेक्स की जो बारिश है वो सीएम पंक के लिए करी, और उसके बाद कोडी रोड्स जब सामने आया तो ऐसा लगा कि शायद कोडी रोड्स मार सकता थोड़ा बहुत, लेकिन वो हुआ नहीं। ब्रॉक लेसनर ने उसके बाद कोडी रोड्स को भी मारा, और जो दूसरा वाला सुप्लेक्स है भाई वो थोड़ा खतरनाक सही था। और ये सारा नजारा देख के भाई जो पॉल हेमन है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में ही पॉल हेमन ने भी बाहर कूदना शुरू कर दिया, हैंड शेक कर रहे हैं उसके बाद ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ में, और उनको सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या बात होने वाली थी, वो क्या चीज होने वाली थी, ये बात अब तक पता हो जानी चाहिए थी, चल जानी चाहिए थी ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बात भी अब तक आपको पता चल जानी चाहिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में, जितना ज्यादा मैं आपसे प्रोटीन के बारे में बात कर चुका हूं। देखो पिछले 1 साल से मैं खुद आपके सामने जीता जागता एग्जांपल हूं कि अगर आप थोड़ा एक्टिव रहते हो और अपनी प्रोटीन इंटेक को फिक्स करते हो तो आप बहुत सारी चीजें फिक्स कर सकते हो। जैसे मुझे बोलते हैं क्या भाई तुम WWE के शौकीन और ऐसे, तो उन चीजों के ऊपर काम करोगे तो वो अच्छी बात है, बट मेक श्योर करना कि आप इन्वेस्ट करो हाईएस्ट क्वालिटी में। और इसीलिए पूरे 1 साल से ज्यादा
अब मुझे हो चुके हैं नेचुरल टीन को ही कंज्यूम करते हुए, क्योंकि देखो प्रोटीन के मामले में घपलेबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेक श्योर सर्टिफिकेशन इस ब्रांड के पास सबसे ज़्यादा है, तो उसकी क्वालिटी में आपको कभी भी कोई पंगा नहीं होने वाला। और ज़्यादा मैं देखो बकवास करूंगा नहीं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। बस वेबसाइट पर जाके शॉर्ट में मेरा नाम भी अगर ले लोगे, आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखो ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले। अब बात करते हैं उस चीज़ की, प्रोटीन के बारे में। अब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को समझ में नहीं आई थी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कि थोड़ा बहुत ऑब्वियस भी था, क्योंकि अब म्यूजिक हिट होता है ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। रोमन रेंस की एंट्री होती है, क्राउड का उसके ऊपर बहुत मस्त वाला रिएक्शन है, और रोमन रेंस के भी जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है कि आज रोमन रेंस कोई बात करने के मूड से नहीं आया, आज रोमन रेंस आया है गुस्से में, और अब ये सबको फोड़ेगा, चाहे सामने ब्रॉक लेसनर ही क्यों ना हो। ब्रॉक लेसनर भी शॉक ही थे कि भाई मतलब ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी रोमन रेंस यहां से निकल के आएगा। और थोड़ा रोमन रेंस भी मैं बोलूंगा इस छोटे से मूवमेंट में ओवर हुआ है कि ब्रॉक लेसनर रिंग में खड़ा है, रोमन रेंस सीरियस है, और ब्रॉक लेसनर भी थोड़ा ऐसा है कि ओ अब क्या होगा। ये सब करते करते रोमन रेंस रिंग में एंटर करते हैं, और एक मूवमेंट फैंस को दोबारा से दिया जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे के आमने सामने हैं, और एक गुड ओल्ड डेज की याद दिलाता है जब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ज्यादा पंगे हुए थे। लोगों ने बार बार इनकी फ्यूड को क्रिटिसाइज किया था, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने देखो उस टाइम पे इन दोनों को आपस में लड़ते हुए इनकी स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा पसंद किया। अब देखो क्लियर था मार पिटाई करने के लिए आए हैं यहाँ पे रोमन रेंस, और ब्रॉक लेसनर लड़ने से वैसे पीछे हटता नहीं है। कुछ तो ब्रॉक लेसनर पीछे रोप्स में जाते हैं रीबाउंड के लिए, लेकिन उसको काउंटर कर दिया रोमन रेंस ने एक सुपरमैन पंच में। और जरा सुपरमैन पंच के ऊपर आप सेल करना देखना ब्रॉक लेसनर का, वो ऐसा था कि भाई सुपरमैन पंच नहीं, पता नहीं क्या हथौड़ा ही देके मार दिया होगा ब्रॉक लेसनर के मुंह पे। एंड एक रिमाइंडर आपको देता हूं कि आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अब क्या होता है कि सिक्योरिटी वाले सारे बंदे आ गए, लिटरली एनवाईपीडी को लेके आ गए कि देखो पुलिस वाले आ गए हैं, कॉप्स आ गए हैं, इतना मामला जो है वो गंभीर हो गया है। ये चीज मुझे देखो बहुत पसंद आती है, भले ही थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड लगती है, लेकिन पता नहीं ऐसे देखने में मजा आता है। तो वहां पे जो सिक्योरिटी है वो सारा जो है मामला सेपरेट कर रहे हैं, इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर निकल के आता है पीछे से ट्राइबल चीफ नहीं ट्राइबल थीफ, और उन्होंने फिर से मौका पाके रोमन रेंस को मारने की कोशिश करी। मार भी उन्होंने दिया था, उसके बाद वो सुनामी के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार रोमन रेंस बिल्कुल अलग माइंडसेट के साथ आया था। वो जाते हैं ऊपर चढ़ते हैं, उन्होंने सुपरमैन पंच भी लगाया, और उसके बाद बहुत ज्यादा रोमन रेंस को एनवाईपीडी ने रोका है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने रोका है, लेकिन फिर भी रोमन रेंस ने अपना भाई गुस्सा तो निकालना ही था, और बैरिकेड के ऊपर एक बहुत ही मस्त सा स्पीयर उन्होंने हिट किया ब्रॉन्सन रीड को, और साथ में जो दो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पे गिर जाते। भाई क्या मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बुक किया, 5 स्टार ऑब्वियसली इसकी रेटिंग मैं बोल चुका हूं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नेचुरल टीन को चेक करना मत भूलना, और अच्छे से प्यारे से डिस्काउंट के लिए आप कोड भी यूज कर सकते हो। आपको मंडे नाइट रॉ कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ऐसी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अब चैनल पर सेकंड वीडियो में, तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।